आप देख रहे हैं थिंक 360। मैं हूं श्रीपाल सक्तावत और आज सिविल लाइन्स में बात हो रही है राजस्थान के सैनिक कल्याण मंत्री और दबंग नेता के बतौर पहचाने जाने वाले श्री राजेंद्र सिंह हुड्डा से। हुड्डा साहब, बचपन की कहानियां हम जानना चाहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि दबंग बनने से पहले, कई मुकदमों में लपेटे जाने से पहले आप बिल्कुल एक साधारण बच्चे की तरह स्कूल जाते थे, पढ़ने की कोशिश करते थे। देखिए सक्तावत साहब, आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि हमारे जब जागीरियाँ खत्म हुई उसके बाद में गंगानगर हनुमानगढ़ में हमें कंपनसेशन में ज़मीनें मिली थी। तो हमारे परिवार भी शेखावाटी से माइग्रेट होके वहाँ चले गए थे। मेरा भी एक परिवार था। हम पीलीबंगा में 24 STC के हमारे अंदर हमारा घर था और मेरा जन्म वहीं हुआ था। उसके बाद में हम 2-5 साल के जब हुए होंगे तो मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादू साहब, उन्होंने फिर वापस से हम यहाँ उदयपुर वाटी मेरे गांव आ गए। मूल निवास जो हमारा है वहाँ गए थे। और साधारण जो होता है हमारे परिवारों के अंदर, जो जिस तरह का साधारण रहन सहन है वो हमारा सबका है। और मेरा घर उस जगह है गांव में जिनके लगभग 300 घर सुडल कास्ट मेघवाल समाज के हमारे पड़ोस में है, बिल्कुल टच में। मीणा समाज के घर की दीवारें हमारे बिल्कुल टच में है। नाइक समाज है, ये भी हमारे। तो ये लगभग 500 से ज्यादा घर ऐसी के, मीणा समाज के, मेघवाल के, इन सब के बीच में, इन लोगों के बीच में हम बड़े हुए। तो हमें पता ही नहीं चलता था कि छुआछूत क्या होती है। वो दोस्त सारे वही होते थे, वही दोस्त होते थे। और जब हम 10-10 साल के हो गए होंगे, उससे बड़े हुए होंगे, तब बाहर जब निकले तब ये इस तरह की स्थितियां। तो हमारे सारे के सारे दोस्त बचपन के प्राइमरी स्कूल में जो दोस्त थे वो सारे SC ST इन्हीं जातियों के थे। और फिर जब बाहर थोड़े से निकले तो पता चला कि ये छुआछूत है, ऊंच नीच है। मेरे एक स्कूल के दोस्त के बड़े भाई की शादी थी। उस शादी के अंदर एक घोड़ी उन्होंने कर ली और घोड़ी के मालिक ने मना कर दिया बाद में, घोड़ी साई लेने के बाद में, कि हमारी घोड़ी मेघवालों के नहीं जाएगी उस टाइम। और फिर पता चला कि उसने मना कर दिया। तो वो मेरे दोस्त का भाई था। तो हमने पता चला तो उन्होंने जाके पूछा तो उन्होंने बोले साहब घोड़ी गलती से हो गई, पता नहीं था, और ये सुडल कास्ट का आदमी है। तो मैं सकता साहब आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं 7th में पढ़ रहा था उस टाइम। तो मैं 13 साल का हुआ होगा उस टाइम। तो आपको बताऊं उस टाइम में हमने वो घोड़ी परचेज कर ली थी। मैंने घर जाके जिद की मेरे दादी साहब से, मदर फादर से। तो मेरी दादी साहब ने मुझे पैसे दिए और वो घोड़ी हम खरीद। वो तुम घोड़ी कीमत बताओ, उसने बता दी। 20,000 के आसपास होगी उस टाइम वो घोड़ी। वो लेके आ गया उसको। तो खाली टाइम में हम उसमें राइडिंग करते थे और मैं घोड़ी को लेके खुद ही सुडल कास्ट के जो आसपास के गांव में, वो शादियों में मैं लेके जाता था, उस घोड़ी की लगाम पकड़ता था। ये साल भर चला होगा शायद। साल 2 साल बाद में थोड़े हम बड़े भी हो गए थे और बाद में दूसरे घोड़ी वाले आने लग गए थे। और इसके अलावा चाहे कोई तालाब में, एक गांवड़ी गणेशर में एक नाड़ा है, वहां पर 1962 के अंदर, मेरे जन्म से 10-12 साल पहले 1962 में वहां गांवड़ी गणेशर के नाले में नहाने के लिए सुडल कास्ट के भाइयों ने एक प्रोटेस्ट किया था। और उसमें बड़ा झगड़ा हुआ, पार्लियामेंट में किसान पुटअप हुआ, लेकिन वो उसमें नहाने में सफल नहीं हुए। 2000 के आसपास मैं वहां जाके अम्बेडकर जयंती का मूवमेंट हमने किया। फिर वो कहने का मतलब है कि वो जो शेखावाटी का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, उसमें दलित समाज के लोगों को उस नाले में नहलाने का काम उस टाइम में किया।
और चाहे वो मंदिरों का मामला हो, चाहे कोई बराबर बैठाने का मामला हो, चाहे पानी, तो इसके अलावा भी उस जमाने के अंदर गरीब तबके के लोग थे, विशेषकर दलित कास्ट या गरीब, जिनके साथ कहीं भी कोई एक्ट्रोसिटी हो जाती थी, तो मेरा ये नेचर था कि मैं वहां जाके और पूछ लेता कि एक कैसे हुआ, इसको नीचे क्यों बैठा रखा है, इसको योग्य कर रखा है। मेरे एक KL छिलोलिया जो हमारे हायर एजुकेशन में कमिश्नर का चार्ज भी उनके पास रहा, नीम का थाना PG कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, उनके छोटे भाई की शादी थी। वो अकेला, मेरे गांव बड़ा गांव है और उस गांव के अंदर लगभग आपको मैं बताऊं जनरल कास्ट या सारे 7-8 हजार मतदाता है। तो उसमें मैं अकेला गया था, मैं 8th क्लास में 7th में पढ़ रहा था, उस टाइम की बात है। तो वो मुझे खाना घर में छुपा के खिला रहे थे कि दूसरे लोग यदि इसको देख लेंगे तो इसको प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मैं उस टाइम में वो खाना, अभी वो मौजूद है कमिश्नर साहब, KL छिलोलिया नाम है, मैं वो पत्तल जो थी वो सबके बीच में बैठ के मैंने खाना खाया था। पता नहीं, ये लगता था ये गलत है। और इसके अलावा मैंने कई यात्राएं की, बाबा रामदेव जी के मैं 600 किलोमीटर घूमता घूमता पैदल गया। और कहीं भी किसी भी जगह कोई भी समाज का आदमी, चाहे वो मेरे खुद का समाज का हो, चाहे वो मेरे परिवार का सदस्य भी हो, यदि कहीं भी कोई गलत किसी के साथ हो रहा था, ये शुरू की फितरत है। आपके डांगावास में भी कोई 4-5 दलितों की हत्या हुई थी, तो मैं वहाँ 2-3 दिन तक पड़ा रहा था वहाँ। जबकि आपकी पार्टी ने कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजा? नहीं भेजा था, नहीं BJP ने भेजा था, कांग्रेस के भी कोई नहीं गए थे। वो उनको न्याय नहीं मिला था, वो उल्टे उनके खिलाफ झूठे मुकदमे हो गए थे। ऐसे मामला वहां का नहीं है। बाबरी मस्जिद के टाइम में माइनॉरिटी के लोग 1992 में इनसिक्योर हो गए थे, लोग में बड़ी घबराहट हो गई थी। ऐसे भी तो दलितों के, अकलियत के भाई मुसलमानों के साथ भी उस टाइम में मेरे पास मोटरसाइकिल होते थे। उदयपुर वाटी नगर पालिका मेरे गांव से 30-35 किलोमीटर दूर पड़ती, और मैं उस टाइम में लगभग 20-21 साल की मेरी उम्र होगी। तो उस टाइम में वो सारे लोग मेरे अंदर प्रोटेक्शन देखते थे। और मैंने उस टाइम में भी गांव जाके माइनॉरिटी के लोगों से मिलता था कि तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 47 के ऊपर 47 में जब पार्टीशन हुआ तो मुसलमान यहाँ से माइग्रेट हो रहे थे, तो हमारे फोरफादर ने, बुजुर्गों ने इनको रोका था। उनका कमिटमेंट था मुसलमानों के साथ, हम देंगे। फिर मेरे ये था कि यार हमारे बुजुर्गों का कमिटमेंट है, इसको कैसे ये नहीं टूट सकता। अभी पिछले दिनों भी BJP का राज था, ये कि UP की लड़की थी, उसका अपहरण हुआ था मेरे वहां से। तो उस अपहरण का न्याय मांगने के लिए गए थे, 60 लोगों को जेल के अंदर डाल दिया। ये बात कोई अगस्त 18 की, 13-14 अगस्त का तारीख थी। और वो 60 लोगों, मस्जिदों में घुस के लोगों को ठोक के ला के 60 लोगों को बंद कर दिया, 250 लोगों पर मुकदमा बना। अब मेरे मुसलमानों की संख्या भी ज्यादा नहीं है। लोग कह रहे थे तू चुनाव में, तो इसमें हिंदू मुसलमान चुनाव हो जाएगा, तेरा पूरा चुनाव बिगड़ जाएगा। और ये लड़की UP की है, वो UP के मुसलमान हमारे खेती के लिए आते हैं वहां, UP के। तो लोगों ने कहा इनका वोट भी नहीं है, तो क्या कर रहा है? मैंने कहा मैं राव शेखा का वंशज हूं, जिसने एक महिला के सम्मान के लिए रड़ावता में 3 पीढ़ियां एक साथ कट गई थी। ये लड़की UP की नहीं, पाकिस्तान की भी होती, मेरी शेखावाटी, मेरी जमीन के ऊपर हम अन्याय नहीं होने देंगे। तो मैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। लगभग 60-70 हजार लोग इकट्ठे हुए उसमें। और भी इस तरह का कहीं भी कोई होता है बात, ये हमारे उदयपुर वाटी की, झुंझुनू की, ये नहीं होती ये मामला। लोग कहते हैं कि राजेंद्र गुढ़ा जो है वो सन की है, कुछ भी कर सकते हैं। एक महिला को बचाने के लिए कुएं में कूद गए थे।
ये बात भी लगभग 20 साल पुरानी बात है। लगभग कितना गहरा रहा होगा कुआं? 80 हाथ बोलते तो 140 फुट गहरा कुआं था। और कोई ऐसी घटना घटी थी, वो महिला मेरे एक गांव जहाज में कालछू ढाने की वो बच्ची थी, शादी उसकी कोट में हुई थी। कोट हमारे नांगल कोट एक उदयपुर वाटी के पास कस्बा है। और पता नहीं क्या हुआ, वो महिला को कोई बाडलवास खेतड़ी के पास एक गांव पड़ता, वहां लोग लेके मेरे एक दोस्त थे हरमान सूद, वो भगवान के घर चले गए, बड़े मेरे हार्टली दोस्त थे उनसे। वहां से 50-60 लोग आए थे, बोले साहब इसकी वाइफ को ले गए, इसके माता पिता वो बच्चे के लिए। फिर मैं चला गया था वहां, और उस मामले के अंदर जब हम वहां छोटा मोटा वार्तालाप चल रहा था, जो भी वो बातचीत हो रही थी, उसमें वो महिला को कूद गई थी। अब सारे लोग भग गए थे। फिर वो उसमें कुएं में एक हनुमान जी सूद थे, एक में तो हम कूद गए। उसके जांग में पाँव में यहाँ आई थी थोड़ी कोई खरोंच, लेकिन वो ऊपर वाले की वो मेहरबानी से वो अब जिंदा है, आज भी जिंदा है। आप तो सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित, और मैं भी ठीक था। अच्छा, इतनी संवेदनाओं के साथ आपने शुरुआत की जीवन की, बचपन से आप अकलियत को लेकर के, दलितों को लेकर के आपका सोचने का तरीका अलग रहा, तो फिर वो क्या वजह हुई जिसकी वजह से राजेंद्र गुढ़ा को जेल यात्राएं भी करनी पड़ी, कई मुकदमों में जाना पड़ा? कहते हैं कि शायद आपको गिनती ध्यान हो कितने मुकदमे हैं। देखिए, ये सच बात है। यदि कोई भी आदमी जिस तरीके से हम चले, तो हमें पता नहीं था कि कानून क्या होता है। हमें तो यही जानते थे। मेरे गांव खो है, मेरे गांव से 5-6 किलोमीटर दूर है, 6 किलोमीटर दूर, झुंझुनू जिले में। मेरे उदयपुरवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में, जब मैं राजनीति में नहीं था। ये 2000 से पहले की बात है। एक ही दलित बच्ची के कोई मेहमान आए थे, बच्ची का गोने के लिए आए हुए थे खो में, और उस बच्ची को कुछ प्रभावशाली लोग, दबंग लोग, वो उस घर में चले गए थे बच्ची का अपहरण करने के लिए। और दलितों ने बड़ा संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, अपहरण तो नहीं कर पाए वो, लेकिन रात भर वहां। फिर वो सुबह कम से कम 50 परिवारों के लोग मेरे गांव आ गए थे। लोगों में ये था कि ये कोई आदमी जाता है तो उसकी सुनता है। और उन्होंने कहा, हम थाने में गए, हमें न्याय नहीं मिला, वहां गए, हम न्याय नहीं मिला, अब हम सदा सदा के लिए गांव छोड़ के जा रहे हैं। हमारे घरों की चाबियां आप पकड़ो, कभी कोई हमारे में सक्षम आदमी जल पैदा हो जाएगा तो हम वापस चाबी ले लेंगे, आ जाएंगे। मैं उस टाइम बाथरूम में जा रहा था नहाने के लिए, तो मुझे वहाँ जो भी पूरे जिले में, शेखावाटी में, आसपास के एरिया के अंदर जो घूमता था, और प्रोटेस्ट मेरे इसी तरीके के थे। तो मैंने उसको उठा के गाड़ी में, वो 17-18 साल का होगा उस टाइम में, बालिग भी नहीं था मैं उनको गाड़ी में डाल के और ले आया मेरे घर। और लोन में लाके हमने उनको जो कार्रवाई कानून को करनी चाहिए वो उस टाइम में समझ नहीं थी, तो हमने वो डायरेक्ट। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, और उसमें यदि आपके लोग पीछे साथ जुड़ जाएंगे, और जो परिस्थितियां बनी उसके अंदर मुकदमे लगे, जेल गया। कुल कितने मुकदमों में कितनी जेल यात्राएं की? क्योंकि अब ये आपका एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है कि हर 5 साल में आप रिन्यू करवाता है। नहीं, ये तो कोई बात है। जेल से मुझे परहेज नहीं रहा, और मैं कभी जिंदगी के अंदर की महिला से संबंधित कोई अपराध हुआ हो, 354 हो, 376 हो, या कोई महिला से संबंधित कोई अपराध हो, मैंने कभी किसी की मदद आज भी नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि मेरे ऊपर कोई डकैती का या महिला से संबंधित कोई अपराध, मेरे सारे मुकदमे फिजिकल मारपीट के थे। उस सारे मुकदमों में मेरे से ज्यादा मजबूत लोग थे, संख्या में भी ज्यादा थे,
और स्ट्रोंग थे। मेरा कभी किसी दलित के साथ, माइनॉरिटी के साथ, गरीब तबके के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। एक भी FIR नहीं आज तक। किसी महिला की तरफ से कभी कोई सोच भी नहीं सकता। और जो भी मुकदमे थे वो उस जमाने में मेरे से स्ट्रोंग जो लोग थे उनके साथ हुए। तो उसमें राजनीति की वजह से भी जेल, मुझे पूरा बता नहीं पाऊंगा कि मुकदमे बहुत थे, लगभग 60 ठेक हो गए, 60 के आसपास। हाँ। जेल का पहला अनुभव क्या था? मतलब एक किस्सा ये भी सुनते हैं कि सती आंदोलन के वक्त एक केस दर्ज हुआ, उम्र आपकी कम थी और आपने ज्यादा इसलिए लिखवाई ताकि सभी लोगों के साथ जेल में रह सके, अलग से आपको नहीं। दीवराला में सती हुई थी रूप कंवर, तो हम तो पता ही नहीं था, स्कूल में था मतलब। और स्वामी अग्निवेश की पैदल यात्रा आ रही थी दिल्ली से आमेर, और उसमें मैं बॉक्सिंग खेलता था। हमारे एक मूल सिंह जी थे, एशियाड के मेडलिस्ट थे, एशियाड बॉक्सर। आर्मी के लोगों को SMS में उन जाता था साइकिल लेके उनसे सीखने के लिए। अब वो वहां जो भी स्थितियां बनी उसमें 24 लोग हम अरेस्ट हो गए थे, सबसे कम उम्र का मैं था उस समय। और जो जेल की बात, तो क्या एक्सपीरियंस रहे? कभी लगता है आपको कि जेल डायरी भी लिखनी चाहिए? मेरी जानकारी के हिसाब से क्षत्रिय वो है जो लड़ाई लड़े, लड़ाई नहीं लड़े वो क्षत्रिय नहीं है। लेकिन वो लड़ाई न्याय की और गरीबों के हक और अधिकार की होनी चाहिए, ये हमारा धर्म है। और इसके लिए यदि राजपूत जाति में जन्म लेना उससे कोई क्षत्रिय नहीं बन जाता। जो भी व्यक्ति दूसरे के लिए, दूसरे को न्याय, किसी अबला है, बहन है, बेटी है, गरीब है, किसी के साथ अन्याय हो रही है, अपनी जान की बाजी लगा के भी उनको हिफाजत दे, ये हमारा धर्म है। और ये जो लड़ाई नहीं लड़ता, मैं तो उसको क्षत्रिय नहीं मानता। जाति में जन्म लेने से कोई क्षत्रिय नहीं मानता। अच्छा, आप तो बॉक्सिंग सीखने के लिए SMS जाते थे, आपका बेटा जेवियर्स स्कूल में पढ़ता था, तो अच्छी खासी पढ़ाई भी कर रहा था, परसेंटेज भी ठीक थे, लेकिन अचानक पता चलता है कि राजेंद्र गुढ़ा ने उसको जेवियर्स स्कूल से निकाल करके गांव के स्कूल में डाल दिया। ये क्या कहानी? अब कोरोना में तो स्कूलें चली नहीं, और अब वो मेरी जानकारी के हिसाब से 2 बेटे होते तो एक को पढ़ाई में रख लेता और एक को मेरे बच्चों पर चला लेता। अब बेटा एक है, तो मेरी समझ से कोई देसीपन भी रहना चाहिए और उसमें न्याय भी होनी चाहिए, और वो बॉयलर नहीं होना चाहिए। और उसमें मतलब आपको लग रहा है जेवियर्स में या बड़ी स्कूलों में पढ़ने वाले बॉयलर होते नहीं देसी नहीं होते। मेरा कहने का मतलब है गांव में रहेगा, लोगों को समझेगा, लोगों को देखेगा, उनके बीच में जाएगा। और यदि वो ऐसा नहीं हो कि किसी के साथ अन्याय हो और वो खड़ा खड़ा देखता रहे, वो पढ़ लिख के ऐसा नहीं बने, और उसके बजाय तो वो ज्यादा पढ़ाई नहीं करके वो कुछ भी बनने से पहले उसको क्षत्रिय बनना चाहिए। मैं तो मेरी तो ये है कि वो क्षत्रिय बने, दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए अपनी जान की बाजी लगाए। और इसके लिए ये समय दौर आते जाते रहते साहब। ये आने वाले टाइम में जो समय आएगा, उस समय के अंदर मैं यही कहता हूं, हम लोगों को चाहे सामने कोई भी हो, सामने कोई भी, आज भी लोग पता नहीं किस किस चीजों की बातें करते हैं। आज मैं कहता हूं VP सिंह 11 महीने प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने जो काम किया दूसरों के लिए, भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने भारत रत्न उन्होंने दिया, VP सिंह से। उन्होंने की रिपोर्ट लागू की, उन्होंने मंडल की रिपोर्ट लागू नहीं, उससे पहले उन्होंने अंबेडकर जयंती की छुट्टी उन्होंने की। बाबा साहब का सेंट्रल हॉल के अंदर डॉक्टर अंबेडकर का चित्र नहीं था, और फिर अम्बेडकरवादी मांग उठाते थे कि हमारे बाबा, जहाँ महात्मा गांधी हैं, नेहरू जी हैं, सरदार पटेल हैं, मौलाना आजाद है, डॉक्टर अम्बेडकर की चित्र लगना चाहिए। पर जगह नहीं है।
उन्होंने वो चित्र लगा दिया तो जगह हो गई थी। और ये एक हेड कांस्टेबल एट्रोसिटी की इन्वेस्टिगेशन करता था, SC/ST की इन्वेस्टिगेशन हेड कांस्टेबल करता था। उन्होंने नियम बना दिया कि डिप्टी से नीचा अधिकारी VP सिंह का क्या हुआ है। ये पहले योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला और इसके लिए जनरल के कोटे से उसको भर दिया जाता था। उन्होंने कानून बनाया था बाकायदा कि SC/ST का तो बैकलॉग रखा जाएगा। तो ये 11 महीने में उन्होंने, लेकिन वही व्यक्ति, वही विश्वनाथ प्रताप सिंह विलेन हो गए समाज में। अब वो अलग बात है, समाज में विलेन हो गए और वो क्या कहे, लेकिन वो आज हिंदुस्तान में 70 साल के अंदर पहला माइनॉरिटी के आदमी को किसी आदमी ने गृह मंत्री बनाया। तो VP सिंह ने मुफ्ती मोहम्मद को बुलाया, पहला गृह मंत्री। ये आदमी कोई, मैं समझता हूँ ये देश सबका है और इसके अंदर किसी को आप एक शरीर के अंग को कमजोर करके देश को मजबूत नहीं कर सकते। उन्होंने माइनॉरिटी के आदमी को, मुफ्ती मोहम्मद सईद को देश का गृह मंत्री बनाया। उन्होंने रैपिड एक्शन फोर्स उन्होंने बनाई कि जहां भी कोई सांप्रदायिक दंगा होगा वहां पर ये किसी भी जगह तो वहां रैपिड एक्शन फोर्स ये लगाई जाएगी। काम किए। लेकिन ये भी कहा जाता है कि कश्मीर समस्या उसी वक्त पैदा हुई। देखिए, वो रूबिया का अपहरण हुआ था एक आदमी को, आप 11 महीने में ये समस्या पैदा नहीं हुई थी। मैं ये समस्या तो आपको आज़ादी के टाइम से, जो सारे इस पर बहुत लोगों से अलग कभी बहस हो जाए, कभी वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मेरी समझ से ये समस्या ये 1990 की देन नहीं है। ये तो 1947 के अंदर जो हुआ, कैसे हुआ, आज वहाँ के राजा हरि सिंह जी ने वो जो रियासत जो साइन किया, उसमें जो क्या हुआ आपको पता है सारी चीजें। लेकिन मैं तो ये कहूँगा, मैं इस राजस्थान में जितना सैक्रिफाइस मेरे समाज ने किया है, उतना सैक्रिफाइस करने वाला मेरी जानकारी के हिसाब से महाराणा भोपाल सिंह जी ने रियासतों के विलय का पहला साइन किया। अंग्रेजों ने तो कह दिया था कि आप चाहे तो पाकिस्तान के साथ जाओ, चाहे हिंदुस्तान के साथ जाओ, चाहे स्वतंत्र रहो। इतनी 560 के आसपास रियासतें थी और ये रियासतें, हिंदुस्तान एक बन ही नहीं सकता था। इस लोकतंत्र के लिए, इस कंट्री के लिए, चाहे जयपुर के महाराजा हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे, सबसे पहला साइन हिंदुस्तान में, पहला साइन महाराणा भोपाल सिंह ने किया था। लेकिन क्रेडिट तो पटेल को दी जाती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार पटेल भी उसमें एक इकाई थे, एक पक्ष थे केंद्र की तरफ से, लेकिन वो तो स्वतंत्र थे। जोधपुर जो रियासत है, उस टाइम में पाकिस्तान की तरफ से उनको ऑफर था कि आप पाकिस्तान के साथ आ जाइए, वो नहीं गए। उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला नहीं। हमारा तो ये पाकिस्तान का बॉर्डर जोबनेर के पास होता, मारवाड़ चला जाता तो। और इस मामले के अंदर आप ही उन लोगों को, आज सिक्कर में आप कहीं भी जाओगे तो कॉलेज कल्याण कॉलेज, हॉस्पिटल कल्याण हॉस्पिटल, सब कुछ कल्याण। जयपुर में आप सब कुछ है, सवाई मानसिंह SMS स्टेडियम है, SCS हॉस्पिटल है, सब कुछ। वो तो सब जगह है, बीकानेर में सभी जगह है। तो ये वो लोग वोट के राजा थोड़ी थे, उन्होंने जनहित में काम किए लोगों के लिए, और लोग आज उन्हें सम्मान भी करते हैं। आज भी उन परिवारों से सिद्धि कुमारी खड़ी होते तो चुनाव जीत जाती है। आज उस परिवार से कोई भी 4-4, 5-5 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। और 5 चुनाव करणी सिंह जी ने जीते थे बीकानेर से। बहुत से एग्जाम्पल है, राजमाता गायत्री देवी ने जयपुर से चुनाव लोकतंत्र आजादी के बाद जीते हैं। जनरल परसेप्शन है वो तो ये है कि सामंत थे, शोषक थे। देखिए, पिक्चर बनाने के लिए किसी न किसी को विलेन बनाना पड़ता है, और उस टाइम की दुर्भाग्य से उस टाइम में विलेन हमें बना दिया गया था। और हम लोग हमारी बातों को सही तरीके से, हम मार्केटिंग नहीं जानते, अभी भी नहीं जानते। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस देश को बनाने में रियासतों ने अपना पूरा राज दे दिया था, सब कुछ दे दिया था। सरदार पटेल को जयपुर में सवाई मान सिंह जी ने खाली कागज पर साइन कर दिए थे कि आपको जो करना कर लो। ये सारी बात ऑन द रिकॉर्ड है। आपने विलेन की बात की तो
विलेन तो आप भी बनाते हैं अपने इलाके में और चुनाव जीत करके आते हैं। एक जाति विशेष के देखिए, आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आप जिस संदर्भ में बात बताना चाह रहे हैं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में जिस पार्टी से मैंने चुनाव लड़ा बसपा से, उस पार्टी को से मैंने 2013 में नहीं लड़ा था। एक सैनी समाज का नरेंद्र सैनी बसपा से कैंडिडेट था, नरेंद्र सैनी, उसको मात्र 1100 वोट आई थी। उसने पूरी गाड़ियां दौड़े, सब कुछ किया, मात्र 1100 वोट। तो मेरी पार्टी तो है 1100 वोटों की, जिससे मैंने चुनाव लड़ा। और मेरे समाज के जो लोग हैं उनका ज्यादातर, हम जयपुर से 100-125 किलोमीटर दूर है, तो लोग जयपुर आ गए, बाहर चले गए रोजी रोटी के चक्कर में। तो हमारे समाज का परसेंटेज ज्यादा नहीं है, हमारे वोटर भी नहीं है। तो मेरी समझ से वोट ज्यादा नहीं पड़ता, जाते हैं वो जो भी है। तो उसके बावजूद 1100 पार्टी का मैं कैंडिडेट, 1100 वोट वाली पार्टी का मैं कैंडिडेट, और मेरे समाज के 10-12 हजार वोट पोल होते होंगे। उसके बावजूद मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमने 3 चुनाव जीत लिए। हमारे सामने बीजेपी लड़े, कांग्रेस लड़े। उन जिन समाजों को टिकट वहां मिलती है उनके 60-70 हजार वोट है। अब 70 हजार से ऊपर वोट बता लगभग सैनी समाज के, कांग्रेस का कैंडिडेट था। जाट समाज के वोट इनसे कम नहीं है, वो बीजेपी कैंडिडेट थे। और मेरे समाज के आप वोट देख लो, मेरी पार्टी के वोट देख लो, फिर चुनाव 3 जीते हैं मैंने। तो ये, और इस फेस पर ही जीते हैं। तो इसमें कोई क्या कहे, हर समाज का वोट पड़ता मुझे, जाट का वोट पड़ता मुझे। जाट समाज का ऐसी पंचायतें हैं जिनमें 60% एक भाटीवाड़ पंचायत है, 52,000 बीघा जमीन है, उसमें जाट समाज के लोगों की संख्या 60% है, भाटीवाड़ है। और उसमें मेरे सामने जो कैंडिडेट था जाट जाति से, उससे लीड मेरी है। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के कैंडिडेट जो सैनी और जाट समाज थे, कांग्रेस दोनों से ज्यादा वोट मेरे हैं। और मेरे समाज का एक भी वोट नहीं है वहां, एक वोट भी नहीं पूरी पंचायत में। ऐसी बहुत पंचायत है। तो आप ये जो बात करते हैं, मेरे पास कोई भी आदमी आता है कहीं से भी, मैंने न उसकी कभी जाति पूछी, न मैंने इसको ये पूछा तो वोट किसको देता है। और मेरे पास बीजेपी के लोग भी आते हैं, जाट समाज के भी आते हैं, हर समाज, सैनी समाज के भी आते हैं। और मेरा ये है कि एक भी आदमी को मेरे आने के बाद मैं निराश नहीं करता कि ये आदमी मेरे यहाँ आ गया, वापिस अपने घर कैसे जाएगा। इसको यदि मैं मना कर दूंगा, यदि इसको तो ये मेरे घर, ऐसे लोग जो मेरे खिलाफ जमकर मेरा विरोध करते हैं, मेरे खिलाफ जमकर वोट के लिए कैंपेन करते हैं, जम के। और वो लोग मेरे पास जब आते हैं तो मैं उनका काम भी करता हूं। कभी किसी आदमी को मैंने कि तो आपने मुझे वोट नहीं दिया, तेरी जाति ये है, तेरा क्षेत्र ये है। और आपको एक बात बताऊं कि जब मैं जेल में गया था बीजेपी के राज में, को रास्ते जाम का छोटा सा मामला मेरे ऊपर बनाया था और उसमें मुझे अंदर डाल दिया था पिछले राज में। तो उस टाइम में डूंगरपुर बांसवाड़ा से बस भर के आई थी, एक बस का किराया 1.25 लाख रुपए था। वो आप प्रभारी रहे थे और उस वक्त का जो जुड़ाव था, जहां वो व्यक्ति, मुझे एक बार भैरू सिंह जी ने कहा था, मैं मंत्री बन गया था, उन्होंने मुझे बुलाया था, उन्होंने कहा कि आंख मिच के काम करना लोग, और किया हुआ कर्म निश्चित फल मिलेगा। अच्छा करेगा तो वो भी सामने आएगा, और यदि बुरा करेगा तो वो भी तेरे को भुगतना पड़ेगा। और आपको बताऊं कि हार जीत चलती रहती, कोई खास बात नहीं है। लेकिन मैं जेल में गया, उस टाइम में 80-90 हजार लोग आ गए थे, जेल को घेर लिया था, छोटा सा मामला था। तो कहने का मतलब है कि वो लोग जो जिसकी मदद हुई कहीं भी टाइम के ऊपर, वो आपके पास वापस लौट के रहेगा। किया हुआ था जो आप करोगे वो आपको भुगतना ही पड़ेगा।
मेरे। अच्छा, ये भी कहते हैं कि आपकी दिलचस्पी नहीं थी चुनाव में, इसलिए आपने छात्र संघ में अपने भाई को मैदान में उतारा, पहली बार चुनाव उनको लड़वाया एमएलए का। मेरी तो दिलचस्पी आज भी नहीं है, और ये सही बात है, सिर्फ इसलिए कि ये राजनीति जो है हजारों लोगों का एहसान होता है। एक नेता को बनाने के लिए हजारों परिवार मेहनत करते हैं जब एक लीडरशिप डेवलप होती है, और उस लीडरशिप को जब वो सारे लोगों का एहसान होता है, जिस आदमी के ऊपर लाख लाख लोगों का एहसान हो, वो कर्ज एहसान को उसके सर पर हो, तो उसकी जिंदगी यदि एहसान माने तो उसकी जिंदगी कैसी होगी? एक मिनट भी चैन से नहीं रह पाएगा। हजारों परिवार आपसे जुड़े हुए, किसी न किसी परिवार में तो रोज इमरजेंसी रहती है, तो आपको इमरजेंसी में रहना पड़ेगा। राजनीति को यदि एहसान फरामोश लोग राजनीति में हैं तो वो ही ऐसा आराम कर सकते हैं। एहसान मानने वाले लोगों के लिए तो राजनीति कांटों का ताज है। आप ये सोच नहीं सकते, बहुत दुनिया का सबसे मुश्किल काम है यदि आप इसमें ईमानदारी से, सच्चाई से और एहसान लोगों का मानो तो। मैं चुनाव के अंदर कोई भाषण नहीं देता, एक ही चीज बोलता हूं कि भाई मैं चुनाव लड़ने के लिए आया हूं, आपके पास जो ताकत है, मेरे पास ताकत नहीं है। आज चुनाव मीटिंग में बोलता हूं मेरे पास अब ताकत नहीं है, सारी पावर आपके पास है। आपके पास जो ताकत है वो आप मुझे उधार दीजिए। 5 साल में 60 महीने हैं, 1800 से ऊपर दिन होते हैं, उनमें जब भी कभी भी आप में कमजोरी आ जाएगी तो आपको दी हुई ताकत आपकी 100% ब्याज के ब्याज लगेगी, वापस लौटाता हूं। अच्छा, अब आपकी अगली पीढ़ी भी तैयार हो रही है। सेंट जेवियर्स में पढ़ने वाला बच्चा गांव में पहुंच गया और अब उसकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है। देखिए, शिवम गुड्डा, उसकी उम्र शिवम की तो चुनाव लड़ने की 2028 में भी नहीं होगी, तो अब आप इतने भूसे में अपन क्यों जिए? लेकिन चुनाव लड़ने से मतलब नहीं है। आदमी को, किसी भी व्यक्ति को, मैं सोचता हूं उसको कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, और सबसे बड़ा स्कूल है वो पब्लिक ही है, जनता ही है। आप जनता में जाओगे, सबको सुनोगे, सबको देखोगे, लोगों की परेशानियों को देखोगे, आप तो वो बहुत सी चीजें आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। और उस पर्सनैलिटी की खास बात यह है कि वो ओरेटर भी अच्छे हैं और आपकी आवाज जो है रिजेंबल करती है। देखिए, वो तो ऊपर वाले की देन है, परमात्मा की, माँ भवानी जगदम्बा की। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो 2 से 3 साल का रहा होगा तब उसको स्विमिंग सीख गया था। वो एक दिन स्विमिंग पूल मेरे घर बना हुआ है और कोई भी नहीं था, अकेला ही उस टाइम में 2-2.5 साल का रहा होगा। तो उसने मुझे देखते ही, उस जानता ही नहीं था पानी क्या, पानी में छलांग लगा ली, और वो संयोग से मैं वहां था, तो मैंने उसको निकाल लिया। निकालते ही फिर मैंने सोचा कि कभी हम यहाँ नहीं रहेंगे, ऐसा हो गया। तो फिर मैं 2 दिन तक इसी काम में लगा रहा। मैंने उसको 2 दिन में ट्रेंड कर दिया था स्विमिंग की, कभी दोबारा ऐसा नहीं हो जाए। और वो राइडिंग का, वो 13 साल से कम उम्र के नेशनल के जो घोड़ों की बाधा दौड़ का कोई कंपटीशन होता है, तो 13 साल से कम था उस टाइम में 11, तो उसने वो कंपटीशन भी किए हैं। और राइडिंग का भी उसको शौक है, ड्राइविंग का भी उसको शौक है, और स्विमिंग का भी उसको शौक है। और मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन होने चाहिए। वो कोविड के अंदर, जब कोविड के अंदर सारे बच्चे घर बैठे थे, तो मैंने सोचा बैठे बैठे क्या करें, तो मैंने कोई नेशनल के अच्छे कोच ला के, उसको मिक्स मार्शल आर्ट है वो रहे, तो वो भी ये होना चाहिए। बच्चे में ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन होने चाहिए, उसको बोलना चाहिए, उसको भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। और ये स्कूली, जैसा कि मेरी समझ से, एक उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। एक अकेली पढ़ाई या आपने कोई ये अंक लिया ही ज्यादा, तो मैं तो इसको नहीं मानता कि आप बच्चे का हर क्षेत्र में उसका विकास होना चाहिए। उसमें कॉन्फिडेंस है, दोस्ती है, उसमें मानवता है, मानवीय गुण है। ये तो आप पब्लिक में जाने चाहिए। क्या संभावना दिखती है आगे? क्योंकि हर कोई सोचता है कि डॉक्टर हो बच्चा, इंजीनियर हो, आईएएस बने, आईपीएस बने।
आपने क्या सोचा है, क्या पॉलिटिक्स मैं तो ये सोच रहा हूँ, पॉलिटिक्स का नहीं सोच रहा, कि वो जहां खड़ा हो, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस है, व्यापारी है, समाज सेवा है, पॉलिटिक्स है, इन सबसे पहले एक इंसान बढ़िया हो, एक नागरिक, एक अच्छा नागरिक हो, जो जिसके अंदर मानवीय गुण हो सारे के सारे, और उसमें अच्छे गुण हो, और कभी हर छोटे छोटे समझौता ना करे, छोटे से स्वार्थ के लिए किसी ने समझौता कर लिया। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं होटल में था, जब सरकार पर संकट आया तो मेरे साथ था, उस टाइम में भी वो डिस्कस होता था। और फिर इस टाइम रहा हूँ, मेरे पास ये भी वो पैसे के ऑफर आते थे, मैं मेरे बेटे से भी डिस्कस करता था कि भैया इसलिए कि जिंदगी के अंदर कभी पैसे के लिए परेशान हो तो मुझे गालियां आगे न दे, इसलिए इन्वॉल्वमेंट हो, उसका इन्वॉल्वमेंट। मैंने कहा ये ऑफर है, बता क्या करना, तो उसका नहीं चाहिए। और इसमें मेरी धर्म पत्नी का भी मुझे सपोर्ट रहा, मेरी बेटी उसका भी सपोर्ट रहा। और मैं जहां तक समझता हूं, इन सारी चीजों से पहले दुनिया उसको क्या समझे ये अलग बात है। अब लोग, मेरे एक मनसा माता का मंदिर है, वो जीर्ण शीर्ण हो गया था, हमारे को भैया एक मार्केटिंग नहीं है, हमने एक पैसा सरकार से नहीं लिया उस मंदिर को बनाने में, एक नए पैसे का हमने किसी से डोनेशन नहीं लिया। 8 करोड़ रुपए लग गए उस मंदिर में, और उसमें खुद भी आपने काम किया, सारा काम किया। और उसमें अभी मैं पिछले दिनों गया तो तालाब एक लेडीज के लिए है, एक जेंट्स के लिए है, और उस तालाब को मैंने कहा पानी गंदा हो गया और इसमें तो नीचे कचरा बहुत हो रहा है, बीमारियां हो जाएंगी, तो मैंने बंद करो, इसको साफ करो। मोटर लगा के हमने साफ किया, नीचे लगभग 1-1 फीट उसके अंदर एक आप कचरा काद टाइप था, वो उसके अंदर, बोले मोटर से नहीं उठ रहा, वो आप लोगों ने निकाला। मैंने कहा यार ये किसी को लगा कि मजदूर को उठा लो, तो बोले साहब ये ठेकेदार बाल्मीकि सफाई करने वाले लोगों ने मना कर दिया। तो मैं लगा उसमें 4 घंटे हम लगे होंगे, तो एक तालाब को हमने साफ किया। अब वो साफ करने के बाद दूसरे तालाब, मेरा छोटा भाई है विजेंद्र नाम है, मैंने देखा मजाक कर रहा है, लेकिन वो बाद में पता चला मजाक नहीं कर रहा। उसने कहा कल सुबह और आ जाओ, आप तो दूसरा तालाब और साफ हो जाएगा। अच्छा, एक कहानी और, आपके इलाके में ये कहा जाता 12 भाई, नहीं 12 जब भाई, भी राजेंद्र गुढ़ा का जिक्र आता है, देखिए गुढ़ा परिवार का मेरे 50,000 दोस्त है, 50 जो मुझे खूब दोस्त है मेरे, और व्यक्तिगत रूप से लोगों लगाओ, हम संख्या ये नहीं है, लोग कुछ भी कह देते हैं, लोगों का काम तो कहना ही है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परिवार हमारा बड़ा है। मेरे ग्रैंड फादर 5-6 भाई थे, और उनमें 5 भाई थे, उनमें हम उनके पोते हम 12-13 हैं। आप जेल जाने से नहीं डरते हैं, ये आपने बोला, आप मंत्री पद से हटा दिए जाए उससे भी नहीं डरते हैं, आप चुनाव से भी नहीं डरते हैं, तो क्या मैडम से डरते हैं, श्रीमती राजेंद्र गुढ़ा से? देखिए, मुझे ये सच बात है कि टिकट की कोई परवाह नहीं करता मैं, और नए मंत्री की कुर्सी की कोई ज़्यादा मैंने कभी परवाह नहीं की, और ये दोस्त मेरे बहुत हैं। और आपको ये बताना चाहूँ कि मेरी धर्म पत्नी, जो चाहे मेरे मदर हो, चाहे मेरे फादर हो, चाहे बाकी कोई भी, बहुत हेल्पिंग नेचर की महिला है, और उसने कभी भी आज तक कभी भी मुझे एक ब्रेक नहीं किया। और मैं 40 दिन, एक बार मैं बीमार हुआ, मेरे GBS सिंड्रोम, एक गंभीर बीमारी हो गई थी, मैं ICU में गया, तो मैं 10-1 दिन रहा। तो संस्कार ऐसे है परिवारों के कि वो उन्हीं को फॉलो करती है। वो हॉस्पिटल में भी नहीं आई थी, मैं भी नहीं चाह रहा था वो मेरे साथ आए। कभी हम जेल में भी गए तो कभी ये नहीं कि वो हमसे मिलने के लिए आए। और मेरे प्रोफेशन से उनका कोई लेना देना नहीं है, धार्मिक लेडी है, और लोगों की मदद करने में, महिलाओं की विशेषकर, उसको अच्छा लगता है। लेकिन कभी लगता है कि ऐसा करेंगे तो उसे ठीक नहीं लगेगा?
मुझे कभी भी सकतावत साहब इस मामले में मैं अपने आप को शायद मुझे जैसे मैं शादी नहीं हुई थी उसमें और अब में मेरे में कोई चेंज नहीं आया और उसने कभी भी मुझे जैसा मैं हूँ वैसा उसने मुझे स्वीकार कर रखा है। वो जैसी है मैंने उसको मैंने कभी भी नहीं ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए। तो ये थे सिविल लाइंस में राजस्थान के सैनिक कल्याण मंत्री श्री राजेंद्र सिंह हुड्डा। आप देख रहे हैं थिंक 360। खबरों के लिए और विश्लेषण के लिए बने रहिए।